चलो, तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे एक टर्म आ रहा है। तीन चार टर्म हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। एक इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। ये चार टर्म को डिटेल में करना है हम लोगों को, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी से। तो इंटरनल एनर्जी देखोगे बहुत जगह ई से रिप्रेजेंट किया जाता है या कैपिटल यू से। तो ये एक्चुअली होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर टोटल एनर्जी कितना है। टोटल एनर्जी वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर केमिकल फॉर्म में हो सकता है या फिर उसका फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो सिस्टम के पास पहले से स्टोर्ड है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस बाय virtue of its chemical nature and physical state is known as इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब ये ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, डेट इज बहुत सारे एनर्जी का ये सम होता है, ठीक है। डेट इज द सम ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है। जैसे ट्रांसलेशनल का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी अगर मॉलिक्यूल रहेगा तो ट्रांस मॉलिक्यूल तो मोशन करते रहता है ना, वो स्थिर थोड़ी रहता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, तो उसकी वजह से जो एनर्जी आएगा वो ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गया। फिर वो मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी हो गया, जिसको कि हम लोग ईवी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सारे एनर्जी पहले से रहते हैं उस सिस्टम में, ठीक है। तो ये सब मतलब ये सब कैलकुलेट नहीं करना है, ये सब बस थ्योरेटिकल चीज है। फिर रोटेशनल एनर्जी होता है, अगर वो मॉलिक्यूल जो है किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी होगा। फिर कोलम्बिक एनर्जी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे कोई भी मॉलिक्यूल अगर लोगे या एटम लोगे तो वहां पे चार्ज इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो उसके वजह से कोलम्बिक चार्ज होता है, तो वहां पे कोलम्बिक एनर्जी आएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इसको ई से डिनोट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल रहता है तो न्यूक्लियस बाउंड करके रखता है ना एटम को। ये तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी होता है ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, ठीक है। तो ये सारा ई एन से डिनोट करता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये। ईपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेबरिंग मॉलिक्यूल्स अगर ऑब्वियसली वहां मॉलिक्यूल रहेंगे तो इंटरैक्शन तो होगा ही, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, ठीक है। तो यही सारा टोटल एनर्जी जो भी रहता है बाय ऑफ इट्स केमिकल नेचर या फिर फिजिकल स्टेट, तो जितना भी टोटल एनर्जी पॉसिबल हो सकता है उन सभी एनर्जी का अगर सम कर दोगे तो वही किसी भी सिस्टम का या फिर मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग ये सब कैलकुलेट हम लोगों को नहीं करना है, बस ये इंटरनल एनर्जी का मतलब बता रहे थे कि इंटरनल एनर्जी का ये डेफिनेशन हो गया। तो अगर ये टोटल ये ई जो होता है इंटरनल एनर्जी, ई या फिर यू से डिनोट करते हैं, तो ये ई ट्रांसलेशनल हो गया, ई टी प्लस ई वी प्लस ई आर, ठीक है। ई सी कोलम्बिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सभी को अगर जोड़ दोगे तो यही हो गया इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का, ठीक है। तो ये सब थ्योरेटिकल चीज है, ये सब कैलकुलेट नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। और ये एक्चुअली डिटरमाइन भी नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी जो है हम लोग वो मेजर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस इंटरनल एनर्जी को इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक एनर्जी भी बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज
इंट्रिंसिक एनर्जी, इंट्रिंसिक एनर्जी क्योंकि ये इंटरनल है, मतलब उस सब्सटेंस के अंदर का एनर्जी, इसलिए इंट्रिंसिक बोला जाता है। और इंटरनल एनर्जी जो है एक स्टेट फंक्शन है, ये तो ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं, है ना। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ? जो स्टेट पे डिपेंड करता है। जो किस पे डिपेंड करता है? स्टेट, क्या स्टेट? उसके फिजिकल स्टेट, यही था स्टेट फिजिकल फंक्शन। अपियरेंस। सो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो मतलब वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड, ये बताए थे स्टेट फंक्शन में। नो सर, वो तुम लोग एक दिन जो पहले का चीज फाइनल भूल और जाते हो। इनिशियल वो स्टेट पे डिपेंड करता तो फाइनल और इनिशियल स्टेट वो फिजिकल स्टेट से कैसे कंपेयर है। करेंगे? नहीं सर, फिजिकल वो तो अलग चीज हुआ ना यार, तुम लोग कुछ भी बोल देते हो। स्टेट फंक्शन क्या हुआ? वो जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल होगा ना, यस सर। तो वो उस पर डिपेंड करेगा, वो इंटरनल एनर्जी है, स्टेट फंक्शन उसको बोलते हैं हम लोग। फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो कंफ्यूजन मत रहना। तुम लोग को कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोल देगा तब तो यार तुम लोग सब गलत कर दोगे। तो ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है, इसका एक और चीज, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इट्स इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। जो भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, जो डिटरमाइन किया जाता है इंटरनल एनर्जी का, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन करता है। मतलब जब एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में जब जाएगा तो उसमें कितना चेंज हो रहा है, तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन किया जा सकता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसलिए हम लोग जब भी यूज करेंगे तो डेल्टा यू लिखेंगे या फिर डेल्टा ई लिखेंगे, क्योंकि ई जो है एग्जैक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू उसका डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आइदर डेल्टा ई से या फिर डेल्टा यू से, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी के बारे में। हाँ, एक और चीज है, इंटरनल एनर्जी जो है ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोल लो। इंटरनल एनर्जी जो है इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? वो मास पे डिपेंड करता है। ये मास डिपेंडेंट है, क्योंकि मास अगर चेंज करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे देख के भी स्टेटमेंट भी देख के पता चल रहा होगा, मास अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ये सारा एनर्जी भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं? यस सर। तो ऑब्वियसली अगर एनर्जी बढ़ रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो मास डिपेंडेंट है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे ये डिपेंड करता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये हो गया। और फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस पे अगर हम लोग बात करें, साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बताओ? डेल्टा यू फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, बता सकते हो? जीरो। हम्म। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है ये जीरो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या रहता है, सेम ही हो जाता है ना। यस सर। कोई भी अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो एक ही हो जाएगा लास्ट में। और ये स्टेट फंक्शन है, हम लोग को पता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस अगर सेम हो गए तो कोई चेंज होगा अल्टीमेटली? नो सर। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस का, लेकिन पूरे साइक्लिक प्रोसेस का ये बोला जा रहा है, तो पूरे साइक्लिक कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस का अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुमसे पूछा जाए तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज है यहाँ पे इसमें कि इंटरनल एनर्जी जो होता है ई और यू, इसका वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। क्योंकि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी जो होगा ये चेंज नहीं होगा सिस्टम का।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्योंकि देखो ये सारे जो एनर्जी है, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये सारा वाइब्रेशनल, ये रोटेशनल, ये सारे एक तरह से काइनेटिक के ही फॉर्म है ना। क्योंकि वो सारा ऑब्वियसली वो सारा मॉलिक्यूल्स जो होता है, ये सारा एनर्जी जो डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मॉलिक्यूल्स मोशन में है तभी तो। मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से ही होता है ना। मॉलिक्यूल तो रुका हुआ तो नहीं रहता है वहाँ, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर है तो रुका हुआ रहेगा क्या? स्टैटिक रहता है? नो सर। वो मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में है। तो मोशन में है तो उसमें जरूर वो किसी ना किसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्म है। और काइनेटिक एनर्जी हम लोग देख चुके हैं वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की वाला उसमें बताया था ना तुम लोग को, केटीजी में, काइनेटिक गैस इक्वेशन में। यस। तो वहां पे रिलेशन भी हम लोग डिराइव किए थे, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो उसे इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ये जो इंटरनल एनर्जी होता है किसी भी सब्सटेंस का, इसको यहाँ पे ऐसा लिख लो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होगा सब्सटेंस का तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। मान लो किसी भी सब्सटेंस का अगर डेल्टा टी का वैल्यू 0 है तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा? डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई, ये भी क्या होगा? 0। ठीक है, और ये किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं बताओ तो? आइसोथर्म। आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में डेल्टा टी अगर 0, डेल्टा टी 0 होता ही है तो उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट ये या इंटरनल डेल्टा ई या डेल्टा यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है किसी भी गिवन सिस्टम के लिए। अलग अलग सिस्टम नहीं है, फॉर ए गिवन सिस्टम। ठीक है, यस। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग सिस्टम का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक सिस्टम में हम लोग दो कंडीशन पे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट हो गया इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। अब इसको रिलेट करना है हमको, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे लॉज हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक जीरोथ भी आता है, ठीक है, जीरोथ लो, तो वो सब पढ़ेंगे अभी। पहले इसको लिख लो, नोट कर लिया इसको? यस सर। चलो, तो उसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग को पढ़ना है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, सबसे ये कलर नहीं दिखता है, तो रेड लाइट दिख, कलर ये दिखता है? क्लियर नहीं दिखता। नहीं दिख रहा है ये भी। सब ब्लर टाइप है। और कौन सा कलर है? रुको एक मिनट, कौन सा कलर दिखता है और तुम ही लोग बताओ। सर पिंक। तुम लोग भी सर पिंक सिर्फ, दिखता है। अच्छा ये ब्लू। ब्लू भी दिखता है सर। चलो ठीक है, ये दिख रहा है यस सर दिख रहा है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। विजिबल है या नहीं बताओ जल्दी से। यस। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लॉज में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट सिंपल सा है, पहले लिख देते हैं। इट स्टेट्स दैट टू सिस्टम इन thermal equilibrium separately with the third system are said to be
एंड थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये बात समझ में आया स्टेटमेंट पढ़ के? कुछ बताओ। बोला जा रहा है कि कोई दो सिस्टम हम लोग लिए, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो? थर्मल इक्विलिब्रियम में है अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, दो सिस्टम, तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा बताओ? उन दोनों का क्या चीज सेम रहेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम अगर बोला जाए तो क्या सेम रहेगा? टेम्परेचर। तो उन दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब वही होता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी दो सिस्टम अगर ले लिए, वो किसी तीसरे सिस्टम के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, दोनों सिस्टम जो है ए और बी, जैसे मान लिए दो सिस्टम है, वो किसी तीसरे सिस्टम सी से दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अगर ऐसा केस है तो इसमें बोला जा रहा है कि वो दोनों सिस्टम ए और बी भी जो होगा आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यही बोलने का मतलब है कि जैसे जैसे ए है, मान लो ये सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और बी जो है ये भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये ऐसा वाला केस है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी जो है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो यही स्टेटमेंट है ना? यस। तो इसी को बोला जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसका कोई वैसा न्यूमेरिकल में इसका कोई अपनी सिंपल सा चीज है ये बोलने का है, बस इसको यूज कर लेते हैं। अगर ऐसा दिया है तो ऑटोमेटिक हम लोग समझ जाएंगे कि ए और बी भी आपस में, वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। यस सर। तो ये जीरो लॉ, तो इसका उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरली इसका ये जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है। जैसे मास कंजर्वेशन पढ़े हो ना तुम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी तरह फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पढ़े हो ना वो सब? यस। बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो उसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा। तो जैसे इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट वो हम लोगों को देखना है। अब एनर्जी जो है वो दो फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, वर्क के फॉर्म में या फिर हीट के फॉर्म में। ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, या तो हीट ट्रांसफर हो सकता है या फिर बाय डूइंग वर्क। ये दोनों फॉर्म में हो सकता है ना एनर्जी का यस। एक्सचेंज। तो जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे दो स्टेट एज्यूम करते हैं, एक स्टेट 1 है और स्टेट 2 है। यहाँ पे स्टेट 1 का हम लोग एज्यूम करते हैं इसका कुछ इंटरनल एनर्जी E1 होगा, इसका कुछ इंटरनल एनर्जी E2 है, ठीक है। और लेट अस कंसिडर the heat change taking place in BQ and work done BW, ठीक है। तो देखो, अगर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तो फिर क्या,
मतलब स्टेट 1 में क्या हुआ कि हीट चेंज क्यू अमाउंट का हो रहा है और वर्क डन डब्ल्यू का हो रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ पे साइन अभी कंसिडर नहीं कर रहा है, वो हीट अगर एब्जॉर्ब होगा तो वो साइन ऑलरेडी हमको पता है क्या लेना है, समझ रहे हो? वो साइन कन्वेंशन तो पता है ना हमको। यस। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो वहां पे क्या लेना है हमको? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और हीट रिलीज हो रहा होगा तो नेगेटिव लेना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव। उस वो अभी नहीं कंसिडर। बस हम लोग चेंज की बात कर रहे हैं कि हीट चेंज जो है ये W है और वर्क डन, सॉरी, हीट चेंज Q है और वर्क डन W है। तो यहाँ पे अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करोगे तो स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने में ये चेंज है। तो स्टेट 2 का जो टोटल एनर्जी है वो E2 है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो इसको क्या लिख सकते हैं? E1 प्लस Q प्लस W लिख सकते हैं। यस सर। यही यही तो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखोगे E1 को इधर ले आओ, E2 माइनस E1, ये हो गया Q प्लस W। और यही E2 माइनस E1 क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये हो गया Q प्लस W। तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। अब वर्क डन का फॉर्मूला तुम लोग को यहाँ पे बता चुके हैं, W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V, पता है ना, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। यस। ये भी पुट कर सकते हो, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म हो गया हमारा, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब वहां पे साइन उसके अकॉर्डिंगली पुट कर लोगे, अगर जो साइन कन्वेंशन पहले बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। मतलब ये मेन इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जिसको हम लोग आगे भी बहुत जगह इसका यूज आएगा, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना। सर इसका स्टेटमेंट नहीं है? स्टेटमेंट तो बताए तो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी का नीदर भी क्रिएट वो लिखा ही नहीं है, वो तो पता ही है तुम्हें। यस सर। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये तो लिख सकते हो खुद से। ठीक है, लिख लिया इसको। चलो, तो अब ये जो है एक्चुअली फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। अलग अलग प्रोसेस में फर्स्ट लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे। तो बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है यहाँ पे? ट्रांसफर ऑफ हीट जीरो। Q जीरो हो गया, ठीक है। तो Q जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या बोलोगे? डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन का इक्वल हो जाएगा सिंपली, यस। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉम्प्रेशन हो रहा होगा, गैस गैस वाला अगर केस लें, तो अगर आइडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है, तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन के इक्वल हो गया, और कॉम्प्रेशन वर्क है तो क्या हो जाएगा? P डेल्टा V। यस सर। कॉम्प्रेशन है तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम करोगे तुम्हारा, तो हम डायरेक्ट साइन कन्वेंशन फाइनल लिख दिए। डेल्टा V जो आएगा तुम्हारा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, आएगा। यस और आगे माइनस साइन रहता है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डायरेक्टली हम पॉजिटिव, ऐसे भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कॉम्प्रेशन वर्क क्या होना चाहिए हमारा? पॉजिटिव। और अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में क्या करोगे? तो डेल्टा E इज इक्वल टू वर्क डन, और यहाँ पे ये क्या आएगा? माइनस P डेल्टा V, ठीक है।
तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ड्यूरिंग adiabatic compression of an ideal gas, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बताओ तो। ऑफ द सिस्टम क्या लिखेंगे, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बताओ। सर डिक्रीज। अरे पढ़ लो यार, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो अच्छे से, क्या बोला जा रहा है। आइडियाबेटिक कॉम्प्रेशन लिखे हैं, तो आइडियाबेटिक कॉम्प्रेशन में देख लो डेल्टा ई का वैल्यू क्या आ रहा है तुम्हारा, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। सर इंक्रीज हो। पहले ये बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव, अगर डेल्टा ई का वैल्यू पॉजिटिव है तो फाइनल वाला इंटरनल एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होगा ना। यस। तो अगर फाइनल ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। तो इस फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब चीज ध्यान रखो यार, ये सब ठीक है। तो अगर आइडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है आइडियल गैस का, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज करेगा। और अगर आइडियाबेटिक एक्सपेंशन अगर दिया हुआ है तो उस केस में इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये या फिर सिंपली इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो है ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई का वैल्यू उस केस में क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव है, ऑब्वियसली फाइनल का इंटरनल एनर्जी कम होगा, ठीक है। यस। तो ये हो गया आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर फर्स्ट लॉ को अप्लाई करूं तो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वर्क डन ही जीरो होता है ना, यस सर। क्योंकि डेल्टा वी कांस्टेंट है, सॉरी डेल्टा वी का वैल्यू जीरो है। तो डेल्टा वी अगर जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा ना। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ के लिए क्या अप्लाई कर सकते हो, डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, क्यू के बराबर। तो डेल्टा ई अगर प्लस क्यू है, अगर प्लस क्यू कब यूज करोगे, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रहा होगा, है ना। और डेल्टा डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस क्यू कब होगा, जब लिबरेशन ऑफ हीट होगा, मतलब जब हीट रिलीज हो रहा होगा, ऐसे यूज करेंगे ना। यस। तो ऐसे भी देख सकते हो कि अगर सिस्टम में तुम हीट दे रहे हो तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, घटेगा, है ना। यस। तो ये हो गया सिंपल सा बात आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तीसरा हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा बताओ तो। डेल्टा टी जीरो है, तो मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई का वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही जीरो हो जाएगा इस केस में, तो होगा। यस। यस सर। तो यहाँ पे इक्वेशन अगर मॉडिफाई करोगे तो ये हमारा क्या आ गया, Q प्लस डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू, है ना, ये आ जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड is equal to the work done by the system during
isothermal expansion of an ideal gas। बोल सकते हैं या नहीं बताओ, ये स्टेटमेंट पहले एक बार अच्छे से पढ़ो उसके बाद। तो इसका उल्टा भी हो सकता है ना। स्टेटमेंट थोड़ा पहले ऊपर समझ कीजिए में ना। आया? यस अगर हीट तब होगा जब सिस्टम वर्क डन करेगा। यस सर। तो वो स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, यस लिख लिया इसको। यस यस सर। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, सॉरी फर्स्ट लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे अलग अलग प्रोसेस में। ये एक्चुअली क्वेश्चन का ये है, मतलब हम बता दिए क्वेश्चन में ये तुमको ऐसे मेंशन नहीं किया रहेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ऐसे है, वो तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कौन सा प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, वो जस्ट तुम लोग को समझने के लिए ऐसे हम अलग अलग प्रोसेस करके बता दिए कि क्वेश्चन में तो तुमको नहीं ऐसे लिख के देगा ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस है या आइसोबारिक प्रोसेस है, ऐसे लिख के देता है क्या? क्वेश्चन में तुमको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि कौन सा प्रोसेस है और इसके लिए हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, क्या कांस्टेंट रहेगा, और तो तुमको खुद पढ़ के समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे तो फिर उसमें देखना है, उसमें खुद अपने आप तुमको समझना होगा। चलो, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है ना, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे एक साथ। एंथैल्पी है नेक्स्ट टर्म। ठीक है, पहला इंटरनल एनर्जी था, नेक्स्ट एंथैल्पी, जिसको एंथैल्पी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एच से। बहुत सुने होगे डेल्टा एच, डेल्टा एच अभी तक सुन ही रहा था ना। यस सर। तो डेल्टा एच एक्चुअली किसको डिनोट कर रहा है? चेंज इन एंथैल्पी। जो एंथैल्पी है उसको कैपिटल एच, ये भी इंटरनल एनर्जी की तरह ही है, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, चेंज हम लोग मेजर करते हैं। एंथैल्पी एक्चुअली है क्या, इसको डिफाइन किया गया है, यह है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे कितना सिस्टम के पास टोटल हीट कंटेंट होगा उसको एंथैल्पी बोला जाता है। या फिर एक और है, उसको डिफाइन करने का एक और तरीका, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो जैसे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एच इज इक्वल टू सम है किसका किसका, इंटरनल एनर्जी का प्लस
प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये पीवी वर्क का इंटरनल एनर्जी के साथ अगर जोड़ देंगे तो ये टोटल जो आएगा, ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम देगा कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसको हम लोग एंथैल्पी से डिनोट करते हैं। अब ये एक्चुअली H इज इक्वल टू E प्लस पीवी, ये इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स अगर हैं, ठीक है, तो वो बाहर ऐसे रैंडमली अगर घूम रहे हैं, ठीक है, उसको किसी सिस्टम पे हमको लाना है। जैसे मान लो इस कंटेनर के अंदर हमको डालना है, रैंडम गैस मॉलिक्यूल्स हैं बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं, रैंडमली रैंडम मोशन कर रहे हैं, और इस कंटेनर का जो है, ये सिस्टम जो है हमारा, इसका प्रेशर P है, इसका वॉल्यूम, बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर P है, और वॉल्यूम इसका V है, ठीक है, और इसके अंदर हमको स्टेब्लिश करना है, उस मॉलिक्यूल्स को लाना है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल तो खुद नहीं आ जाएगा इसके अंदर, आएगा क्या? बाहर अगर रैंडमली घूम रहा होगा तो इसको, इसके अगर इन कंडीशन पे लाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन तो करना होगा ना, तभी तो गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आएगा, इस सिस्टम के अंदर स्टेब्लिश होगा। बताओ। यस। और वो वर्क डन कैसे मिलेगा हमको? वर्क डन, कितना वर्क डन करना होगा? वो वर्क डन का मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगा? पीवी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वही वर्क डन देगा हमको, इतना ही वर्क करना होगा ना। यस। तो अब देखो, अब एक्चुअल में वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उस गैस मॉलिक्यूल्स के पास पहले से कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा उनका अपना, ठीक है, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा इन मॉलिक्यूल्स का, वो तो सभी मॉलिक्यूल के पास होता है। तो इंटरनल एनर्जी तो पहले से था, प्लस उसको जब इस सिस्टम में एस्टेब्लिश करने में जो और एनर्जी हमको देना पड़ा वर्क के फॉर्म में, वो कितना है? वो किसके इक्वल है? पीवी। पीवी के इक्वल। तब टोटल जब हीट कंटेंट की हम लोग बात करेंगे, टोटल या एनर्जी कंटेंट की बात करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? एक तो इंटरनल एनर्जी तो हो ही गया, प्लस क्या हो गया? एक्स्ट्रा वर्क। हाँ, तो वो टोटल क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू E प्लस पीवी। पीवी। तो उसी को बोला जाता है एंथैल्पी। तो एंथैल्पी जैसे एक्चुअली, पहले बोलो। का जो वॉल्यूम होगा गैस का, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। कौन गैस का पहले सा वॉल्यूम? गैस का कौन सा वॉल्यूम? आइडियल गैस अज्यूम कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम थोड़ी ना हम लोग लेते। आइडियल गैस का अजम्पशन नहीं पढ़े हो क्या? सर पहले जो अमाउंट होगा गैस का, तो सर एक एक करके थोड़ी डालेंगे इसमें। अमाउंट क्या होगा गैस का? मतलब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है ना, वो कंटेनर वो तो नेग्लिजिबल होता है ना। आइडियल गैस अज्यूम कर रहे हैं ना। रियल गैसेस में थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। अब ये सब मत पूछना क्या होता है आइडियल गैस और रियल गैस। ये भी बताना है क्या? नो सर। ठीक है, तो यही एक्चुअली इसी को बोला जाता है एंथैल्पी। तो ये एंथैल्पी हीट कंटेंट हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे। तो H इज इक्वल टू ये आ गया E प्लस पीवी। तो इंटरनल एनर्जी प्लस वो जो हमको उस सिस्टम के अंदर स्टैब्लिश करने के लिए हमको जो एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ा, उनका सम टोटल जब हम लोग वही अप्लाई करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो उससे जो हीट कंटेंट हो जाएगा वो क्या होगा तुम्हारा? इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। तो डेट इज इक्वल टू एंथैल्पी। और ये एंथैल्पी जो एनर्जी का ही यूनिट है ना, एक तरह से एनर्जी का ही टर्म में बोला जाएगा। तो यस इसको सर। जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है एनर्जी का किलो जूल पर मोल। ये जूल एक्चुअली ऐसा ही यूनिट जूल होता है, लेकिन बहुत ही लार्ज वैल्यूज इन्वॉल्व होते हैं तो किलो जूल में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही यूनिट पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? जूल पर मोल, है ना। यस सर। हाँ, यहाँ पे और वही सारा चीज है कि एग्जैक्ट वैल्यू इसका भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ
H cannot be determined। तो यहाँ भी क्या डिटरमाइन करेंगे हम लोग? डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी को डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। ये मोल रह का से इसमें जो एनर्जी का जो डायमेंशन है फिर वो तो जूल रहा है ना सिर्फ। जूल रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो मोल के टर्म में रहता है, मतलब मोलर एंथैल्पी हो गया एक तरह से हम लोग बोलना चाह रहे हैं 1 मोल का। तुमको ऐसे जूल में भी दिया रहेगा, कहीं पे जूल पर मोल भी लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मोलर एंथैल्पी दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू उसका डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। और एंथैल्पी जो है इंटरनल एनर्जी की तरह ही एक क्या है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। तो ये भी इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, एक और चीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये भी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलने का मतलब क्या हुआ? मास पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है। और यहाँ भी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, ये क्या हो जाएगा बताओ तो? जीरो। जीरो। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। चेंज इन एंथैल्पी मतलब डेल्टा एच है, मतलब फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये है, यही सारा है जो इंटरनल एनर्जी का था प्रॉपर्टी, सब वही सारा चीज है यहाँ भी। अब यहाँ पे देखोगे जैसे ये आ गया हमारा H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है, तो इसमें हम लोग डेल्टा लगा दिया सब में, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा, सॉरी ये यू प्लस पी वी, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब यहाँ डेल्टा पी वी है तो इसको दो फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रोसेस दिया हुआ है तो ये अप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है, फॉर एनी प्रोसेस। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हमको ऐसे दिया है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम अप्लाई करना है हमको, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, और फिर हमारा क्या हो गया, प्रेशर, ये यहाँ पे वॉल्यूम बाहर आ गया ना, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो अब यहाँ चेंज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर। समझ रहे हो? ये सर आपने वहां पे लिखा हुआ स्टेटमेंट से कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कांटेंट। यहाँ हीट कंटेंट हम थोड़ी ना लिख रहे हैं अभी, यस। हीट के टर्म में जब लिखेंगे तो वो भी बताएंगे कैसे वो एक्सप्रेशन आता है, अभी हीट कंटेंट थोड़ी लिख रहे हैं हम। हीट कंटेंट जब क्यू के फॉर्म में लिखेंगे ना तब वो आएगा, वो बताएंगे आगे कैसे आता है वो। डेल्टा एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम अगर है तो उस केस में वॉल्यूम बाहर आ जाएगा हमारा, सिर्फ वैरी क्या करेगा यहाँ पे, प्रेशर। लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया है एट कांस्टेंट प्रेशर अगर दिया है तो कांस्टेंट प्रेशर में इसको कैसे अप्लाई कर लेंगे हम लोग, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहाँ क्या बाहर आ गया, पी बाहर आ गया है ना, यस सर। और यहाँ पे चेंज क्या होगा, डेल्टा वी। तो मैक्सिमम केसेस में देखोगे जब केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, मोस्टली 95% केसेस में यही वाला एक्सप्रेशन यूज होगा, क्योंकि 90 जनरली जितने भी मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे ही होता है ना। कोई भी यस। केमिकल रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर और प्रेशर तो जनरली कांस्टेंट ही रहता है ना केमिकल रिएक्शन में। यस सर। तो मैक्सिमम 95% केसेस में यही वाला एक्सप्रेशन यूज होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोल दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है किसी में तो वो ऐसे यूज कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो दोनों अगर चेंज कर रहा है तो फिर हम लोग दोनों को वैरी करेंगे। तो यहाँ डेल्टा पी वी है, मतलब यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम दोनों वैरी कर रहा है, तो डेल्टा पी वी मतलब पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन लेना होगा हमको, है ना। यस। यस सर। तो ये होगा।
तो इसको फटाफट नोट करो। क्वेश्चंस इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो ये एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दो टर्म हम लोग अच्छे से देख लिए। अब आगे का हम लोग फर्स्ट लॉ को कैसे दोनों से रिलेट करेंगे, फिर कैसे अप्लाई करेंगे इसको न्यूमेरिकल्स में, वो सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको पहले लिख लो अच्छे से। लिख लियो। फिर वो यस छूट गई। लिखो लिखो। चलो ऐसे तो भेज देंगे, पीडीएफ लिख लेना इसको, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। न्यूमेरिकल्स कराएंगे नेक्स्ट क्लास में इसका सबका कंबाइंड। पूछना है क्या? सर यहाँ पे एक सेकेंड लिखना। क्या? सर वो हाँ ये पे क्या वो? सुनो सो ये छूट गया था। अरे वो लिख लेना, वो तो पीडीएफ भेजेंगे ही हम। पीडीएफ भेज दिए तुम लोग के ग्रुप में, देख लो। कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नो सर। नो सर। सर आप क्वेश्चंस बना सकते हैं? हाँ, फर्स्ट लॉ तक के क्वेश्चंस करो। फर्स्ट लॉ अलग अलग ही दिया हुआ है बुकलेट में, तो फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस बना सकते हो। सर फर्स्ट लॉ इसमें ऑफ थर्मोड थर्मोडायनेमिक्स एक साथ है तो क्वेश्चन भी उसका उसी में कंबाइन है क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो अलग अलग करके है ना। एक्सरसाइज खोल के देखोगे अपने आप पता चलेगा। क्वेश्चन तो अलग अलग करके दिया हुआ है ना जी, देखा ये सब बुकलेट। बुकलेट देखिए सब, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री का सर नोट्स इसी में दिया हुआ है तो इसमें दिया उसको हुआ है लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग हैं। क्वेश्चंस मर्ज करके नहीं है, ठीक है। अलग अलग उसका एक्सरसाइजेस अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट यस क्लास में करवाएंगे। उसके बाद नहीं तो जिसको करना है कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में तो कराएंगे, ठीक है। यस चलो चलो फिर तो एंड करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कब है थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास? कल? कल है क्या? यस सर कल ही। ठीक है।